हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलिटी की क्लास में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, जिसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 16 से। ठीक है, तो समानता का अधिकार जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको अब हम कहां से कंटिन्यू कर रहे हैं? आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 से। क्लियर है? तो आज यहां से 16 से 18 तक यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता से उपाधियों का अंत तक पूरा यहाँ पर हम लोग बढ़िया से कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग पिछला रिवीजन अच्छे से किए होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिना किसी देर के, बिना किसी टाइम पास के शुरू करेंगे अपनी क्लास को। राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। अब बढ़ेंगे क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और आएंगे अपने टॉपिक पर जो हमारा है अनुच्छेद 16। क्लियर? तो आप लोगों ने 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया। 14 में आप लोगों ने पढ़ा था विधि की समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्लियर? मैंने आपको इक्विटी, इक्वलिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछली वाली वीडियो इसके बाद देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो इधर उधर भटकना पड़ता है कि समानता और समता क्या होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि भारतीय संविधान में समता है या समानता है, यानी कि इक्विटी है या इक्वलिटी है। क्लियर? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था, ये चीजें हमारी खत्म हो गई थी। अब हमको पढ़ना है अनुच्छेद 16 से आर्टिकल 16 से। क्लियर? तो आर्टिकल 16 जो है ये बताता है लोक नियोजन में अवसर की समानता को। किसमें बताता है? अगर आप बात करें आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16, तो ये बात करेगा किसकी? ये बात करेगा लोक नियोजन में अवसर की समानता। किसमें? लोक नियोजन में। तो लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन क्या होगा? तो लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरियां। ठीक है, कौन सी? सरकारी नौकरियां। क्लियर? तो ये क्या प्रावधान करता है कि जो राज्य होगा, राज्य का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टेट क्या था? स्टेट का मतलब ही था जो एक समुचित सरकार होगी, है ना, जो गवर्नमेंट होगी उस कंट्री में। यानी कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान। तो भारत में जो समुचित सरकार होगी यानी कि केंद्र में या फिर राज्यों में। ठीक है, केंद्र में या फिर उसके राज्यों में जो गवर्नमेंट होगी, है ना, कौन होगा? जो गवर्नमेंट होगी, ये अपनी नियुक्तियों में क्या करेगी? अपनी नियुक्तियों में भेदभाव नहीं करेंगी। क्लियर? नियुक्तियों में भेदभाव नहीं करेंगी, इसमें भेदभाव नहीं होगा। और उस भेदभाव का कुछ आधार भी बताया गया। इसमें क्या होगा? भेदभाव नहीं होगा। क्लियर है? अब इस भेदभाव के आधार बताए किसने? हमारे संविधान में, कि ऐसे कौन कौन से आधार होंगे जिन पर यह भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो उसमें क्या क्या था? उसमें था जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, और क्या था? जन्म स्थान, मूल वंश, निवास स्थान। क्लियर? तो ये सब क्या थे? ये सारे क्या थे? ये सब थे वो आधार जिन पर सरकारें भेदभाव नहीं करेंगी। यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है ना, आप लोग तो फॉर्म वॉर्म भरते रहते हैं, आपको पता होगा। तो जब कोई वैकेंसी आती है, कोई नियुक्ति आती है, तो वहां पर कभी भी जाति के आधार पर ये नहीं होता है कि खाली हिंदू भर सकते हैं, खाली मुस्लिम भर सकते हैं। क्लियर? धर्म के आधार पर कहीं नहीं होता है ना? जाति में कभी नहीं होगा कि ये सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, ये वैकेंसी सिर्फ जो राजपूत होंगे उनके लिए है, ये सिर्फ गुर्जर के लिए है। तो ऐसा कहीं नहीं होता है। तो जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? धर्म।
धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। अगर वो वैकेंसी है तो उसमें जो भेदभाव होगा, यानी कि जो एलिजिबिलिटी होगी वो शैक्षणिक होगी, है ना, क्या होगी, शैक्षणिक होगी या फिर शारीरिक होगी। क्लियर। लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश, निवास स्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उन चीजों को यहाँ पर आप अब पढ़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बताता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन। इसका क्या मतलब हुआ, लोक नियोजन। ठीक है। यानी कि जब सरकारी विभाग में, किसमें, सरकारी विभाग में किसी की, हाँ जनरल वाले धक्का खा रहे हैं वो अलग चीज है। ठीक है, वो रिजर्वेशन वाला अलग मुद्दा होता है। वहां पर भी मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो रिजर्वेशन आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है। तो सरकारी विभाग में जब भी वैकेंसी आएगी, नियुक्तियां होंगी, तो यहाँ पर कुछ आधार दिए गए आर्टिकल 16 में, उस पर विभेद नहीं किया जाएगा। कौन कौन से थे, तो उसमें था धर्म, क्या था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या फिर निवास स्थान, ये सारे आधार हैं। इन पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप महिला हैं या पुरुष हैं, इस पर भेदभाव नहीं होगा। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस पर भेदभाव नहीं होगा। आप तमिलियन हैं, बिहारी हैं, इस पर भी भेदभाव नहीं होगा। आप एससी एसटी हैं, जनरल हैं, इन सब पर भी भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 16(2) में। किसमें, 16(2) में। और ये कहां पर था, संविधान के मूल में था। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू होता है उसमें ये प्रावधान किए जाते हैं। क्लियर है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो रिजर्वेशन वगैरह है वो बाद में धीरे 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 इंसर्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या किया गया, ये चीजें की गई। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन आधार पर, ये सारे जो आधार हैं, इस पर किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप अयोग्य हो। ठीक है। किसी को भी, एनीवन, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे जब आएंगे तो कुछ अपवाद हुए इसके। क्लियर। अपवाद क्या हुए कि अनुच्छेद 16(3) आता है, और 16(3) में क्या बताया जाता है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर विभेद कर सकते हैं। क्लियर। किसके आधार पर, निवास के आधार पर। ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति का निवास स्थान अगर उस राज्य का है तो उसको कुछ विशेष वरीयता हम दे सकते हैं। क्लियर। हम उसको क्या कर सकते हैं, विशेष वरीयता दे सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो जो निवास के आधार पर आप लोग देखते होंगे फॉर्म में, जैसे कोई व्यक्ति यूपी का है। क्लियर। अब वो यूपी में किसी भी कैटेगरी में आता है। ठीक है। मान लीजिए वो यूपी में एससी एसटी कैटेगरी से है, रिजर्वेशन वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर वो एमपी के किसी वैकेंसी में चला गया फॉर्म भरने, या फिर वो बिहार में किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहा है, तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने निवास के आधार पर विभेद जो है वो आरोपित कर दिए हैं। क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ में आई। तो किसके आधार पर विभेद हो रहा है, निवास के आधार पर। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई कि जो भी व्यक्ति हैं उनको निवेश के आधार पर हम विभेदित कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे दूसरा अनुच्छेद 16(4), 16(4) में रिजर्वेशन का प्रावधान आता है। क्लियर। किसका प्रावधान आता है, रिजर्वेशन का, आरक्षण का। क्लियर है। किसका होगा, यहां पर आरक्षण जो है वो एंट्री करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए क्या बताया गया कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य है, वो क्या कर सकता है, वो जो पिछड़े वर्ग हैं, क्या हैं, पिछड़े वर्ग, कैसे, जिनका समाज में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। समाज में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए नियुक्तियों में
या फिर पदों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। क्लियर? क्या किया जाएगा? आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अब इसमें एक चीज ये हुई थी कि देखिए इसमें क्या हुआ था कि जब आरक्षण को लागू किया गया था तो बोला गया था कि ये 10 वर्षों के लिए है। कितने? 10 साल के लिए होगा। ठीक है? कितने? सिर्फ 10 साल के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, जो रिजर्वेशन है ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये राजनीतिक बन गया है। क्या हो गया? राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। क्लियर? आप लोगों को 2019 में याद होगा तो बहुत मतलब दंगे फसाद ये सारी चीजें हुई थी रिजर्वेशन को लेके। तो क्या होता है कि इसके लिए 10 वर्षों का प्रावधान किया गया और बोला गया कि ये 10 वर्षों के बाद इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और बोला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है? कौन बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसको राजनीतिक बनाया और राजनीतिक बनाने के बाद हर 10 वर्ष पे क्या किया जाता है, हर 10 वर्ष पे संविधान में एक संशोधन किया जाता है और संशोधन करके हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन को हम 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो जो रिजर्वेशन की अवधारणा है संविधान में वो कहां से आती है? वो आती है अनुच्छेद 16(4) से। क्लियर? अब यहीं पर दो अनुच्छेद और हैं, एक है 16(4)A और एक है 16(4)B। ठीक है? इसमें 16(4)A में क्या किया गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन, किसमें? पदोन्नति में। ठीक है? किसमें? पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्लियर? अब पदोन्नति में आरक्षण कैसे दिया जाएगा? तो इसमें यह बोला गया कि जैसे व्यक्ति का अगर एक तरह से उस सेवा में जिसमें वो काम कर रहा है, ठीक है, राज्य में जहां पर वो काम कर रहा है उसमें अगर उसका प्रतिनिधित्व कम है, ठीक है, क्या है? प्रतिनिधित्व कम है, तो उसको हम प्रोन्नति में आरक्षण की नीतियों को लागू कर सकते हैं। इसमें एक शर्त ये लगाई गई कि इसके लिए क्या आवश्यक है, पर्याप्त आंकड़े होना जरूरी है। ठीक है? क्या होना है? पर्याप्त आंकड़ों का होना जरूरी है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि 16(1) में क्या था? 16(1) में बताया गया था कि हम रिजर्वेशन सॉरी हम क्या करेंगे, राज्य किसी भी सार्वजनिक रोजगार में क्या देगा, अवसर की समानता देगा। ये बताया गया 16(1) में। फिर 16(2) में आपको आधार बताए गए। क्या बताया गया? आधारों के बारे में बात की गई, जिसमें क्या था? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, निवास और उद्भव, इनके आधार पर हम क्या करेंगे, विभेद नहीं करेंगे। क्लियर? हमें क्या बता दिया गया, हमें ये प्रावधान 16(2) में बता दिया गया। उसके बाद क्या आता है? 16(3) आता है। 16(3) में क्या आता है कि संविधान जो है ये प्रावधान करता है कि अगर राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। किसके आधार पर विभेद कर सकता है? निवास स्थान के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें आपका निवास प्रमाण पत्र भी लगता है ना? ये प्रणाम लिख उठा, प्रमाण पत्र। ठीक है? चलिए, जैसे भी लिखा है मैंने बोल दिया है तो समझ लीजिएगा। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई। क्या होता है, निवास प्रमाण पत्र की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप किसी अन्य राज्य में, अदर स्टेट में जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आप अपने राज्य में भले रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हो, लेकिन दूसरे राज्य में आप कैसे काउंट हो जाते हैं? अनरिजर्व्ड, एज ए जनरल काउंट हो जाते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है अनुच्छेद 16(4). 16(4) में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, आरक्षण में प्रावधान किया गया और बताया गया कि समाज क्या करेगा, सॉरी राज्य क्या करेगा, राज्य पॉइंट आउट करेगा कि ऐसी कौन से वर्ग हैं, ऐसे कौन से वर्ग हैं जो सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा में नहीं है। तो जब वो मुख्य धारा में नहीं है तो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है? क्या किया जाएगा? उनको मुख्य धारा में लाने का
प्रयास किया जाएगा और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, है ना, उनको हम क्या करेंगे, मुख्य धारा में लाने के लिए हम आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। क्लियर। अब आओ एक बार इस आरक्षण के लिए, मतलब आरक्षण संविधान में क्यों ही आया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर हम लोग करते हैं। वो थोड़ी सी चर्चा कैसी होगी आप देखिएगा। ठीक है, एक बार लिखेंगे यहाँ पर आरक्षण। ठीक है, अब देखना ये आया क्यों, ठीक है, लाया क्यों गया। तो अब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ थोड़ा सा इतिहास। ठीक है, इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता है कि 1600 से, ठीक है, 1600 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 1600 से 500 ईसा पूर्व में क्या रहता है, वैदिक सभ्यता। क्या होती है, वैदिक सभ्यता आती है। क्लियर है। तो ये मतलब थोड़ा आराम आराम से चलेंगे, तो आप लोग इसको देखते रहना। ठीक है, वैदिक सभ्यता आती है और वैदिक सभ्यता भी दो भागों में रहती है। ठीक है, कितने, दो भागों में रहती है। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है ऋग वैदिक काल। कौन सा, ऋग वैदिक काल। क्लियर, ये चीज समझ में आई। और दूसरी क्या होती है, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, क्या होता है, उत्तर वैदिक काल। क्लियर। तो ये दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो निकल कर आते हैं, एक ऋग वैदिक काल का और एक उत्तर वैदिक काल का। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऋग वैदिक काल तो वेल एंड गुड था, यहाँ पर सारी चीजें बहुत अच्छी थी, है ना, यहाँ पर सारी चीजें बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का समय आता है, किसका समय आता है दोस्त, उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, देखिए वर्ण व्यवस्था यहाँ पर भी थी, यहाँ कर्म के आधार पर थी। ठीक है, किस पर, कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाती है। क्लियर, किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। तो ये जो वर्ण व्यवस्था आती है, ठीक है, ये जो वर्ण व्यवस्था आती है, ये चार प्रकार के वर्णों में विभाजित हो जाती है। क्लियर। और वो कौन कौन से वर्ण होते हैं, आप सबको पता होगा ये चीज। वो चारों वर्ण होते हैं ब्राह्मण, ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कौन से, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर बताया क्या जाता है, यहां पर बताया ये जाता है कि जो ब्राह्मण होंगे, ठीक है, जो ब्राह्मण होंगे ये सबसे उच्च होंगे, यज्ञ पूजा आदि का कार्य ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद रखा गया क्षत्रिय को। क्षत्रियों को क्या बताया गया कि ये वीर होंगे, है ना, और ये जो युद्ध वगैरह होता है उसका कार्य करेंगे। फिर उसके बाद आए वैश्य। वैश्य के बारे में क्या बोला गया कि ये व्यापारी होंगे। ठीक है, ये क्या है, व्यापारी हैं। और सबसे नीचे वर्ण व्यवस्था में रखा गया शूद्र को। आज जिनके लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं SC ST कम्युनिटी, उनको हमने कहा रख दिया, सबसे नीचे। क्लियर। अब देखिएगा, वर्ण वर्ण व्यवस्था के द्वारा हम स्वयं आरक्षण को जन्म देते हैं। क्लियर। तो जो भी जनरल वर्ग के व्यक्ति हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जिनको ये लगता है कि आरक्षण गलत है ना, आरक्षण गलत है, उनको यहाँ पर इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि ब्राह्मण सबसे उच्च है। ठीक है, क्लियर। इसमें चार वर्ण, चार शब्दों का प्रयोग किया जाता था। ब्राह्मण के लिए था आइए, ठीक है, क्या था, आइए। क्षत्रिय के लिए था आओ, ठीक है, संबोधन। व्यापारी के लिए था आ, और शूद्र के लिए था भाग कर आ। ठीक है, तो ये क्या थे, इनको मतलब ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये क्या दर्शाता है, रिस्पेक्ट को दर्शाता है कि किस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता था उस टाइम पर इस वर्ग को। क्लियर। अब अगर समाज में आप इनकी स्थिति को देखेंगे तो इनको देखिए काम क्या दिया गया, इनको काम ये दिया गया कि आप मैला ढोएंगे। क्या था काम, क्या दिया गया,
मैला ढोने का। ठीक है, क्या? मैला ढोना, नालियों को साफ करना। ठीक है, क्या काम दे दिया गया? नालियों को साफ करना। ठीक है, और क्या काम दिया गया इनका? मल मूत्र साफ करना। ठीक है, अब सोचिएगा आप, अब इसकी जगह पर आप खुद को रखिए। क्लियर? दूसरे फिर इनके साथ भेदभाव कैसे किया गया? फिर भेदभाव ऐसे किया गया कि मान लीजिए ये व्यक्ति, ये देखिए इनको अनुमति नहीं थी कि ये खुलेआम बाजार में घूम सकें। ठीक है, क्या है? खुलेआम बाजार में घूमने की अनुमति इनको नहीं थी। ये जब व्यक्ति, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कोई शूद्र व्यक्ति अगर चल रहा है तो इसको पीछे अपने, अभी क्या होता है जैसे बोरा आप लोगों ने देखा होगा ना, बोरा, टाट, पल्ली, तो इनको अपने पीछे टाट बांधना पड़ता था कि इनके जो पैरों के निशान है ना चलते हुए, वो पीछे मिटते जाएं। और आगे इनके गले में बर्तन लटका दिया जाता था कि ये अपना थूक भी उसी में थूकें। ठीक है, अपने बर्तन में थूके, ये रोड पर थूक भी नहीं सकते थे। तो इस तरह के भेदभाव का सामना इनको करना पड़ा था। इस व्यवस्था को बनाया किसने? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में प्रभुत्व किसका हुआ? वर्ण व्यवस्था का, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ने मिलकर इस व्यवस्था का निर्माण कर दिया। क्लियर? और यही फिर आगे चलकर क्या हुआ, यही व्यवस्था की वजह से जो गौतम बुद्ध और जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आता है वो बहुत फलता फूलता है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में जो वैदिक संस्कृति थी उसमें इनको बहुत हीन भावना से देखा गया। और गौतम बुद्ध ने क्या बोला, महावीर जैन ने क्या बोला कि सभी व्यक्ति समान हैं, कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं है। तो जो शूद्र वर्ग था, जो वैश्य वर्ग था, ये कहाँ चले गए? ये बौद्ध धर्म में चले गए। तो आज भी आपको ये देखने को मिलेगा कि एससी एसटी जो कैटेगरी होती हैं इनमें बुद्धिज्म का फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं। क्लियर? इनमें बौद्ध को मानने वाले लोग ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई। फिर क्या होता है? फिर दिल्ली सल्तनत आती है, फिर मुगल काल आता है, और ये व्यवस्था जो थी, है ना, ऋग्वैदिक के बाद ये जो व्यवस्था थी ये लगातार चलती चली आई। जो व्यक्ति नीचे रह गया उसको और दबाते चले आए। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश आ जाते हैं, और ब्रिटिश भी अपना ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है? ब्राह्मण जो थे, क्षत्रिय जो थे, ब्राह्मण चापलूस निकल गए। ठीक है, हालांकि मैं खुद भी ब्राह्मण हूं, तो कोई अन्यथा मत लेना कि गुरुजी तो ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्या किए? थोड़े से चापलूस निकल गए। तो इन्होंने क्या किया? ये ब्रिटिश के यहाँ क्या बन गए? मुंशी बन गए, है ना, मुनीम बन गए। क्लियर? ये नौकरी करने लगे ब्रिटिश के यहाँ। क्षत्रिय सेनाओं में शामिल हो गए, वैसे व्यापारी थे, इनको किसी की सत्ता से कोई लेना देना था ही नहीं, ये अपने व्यापार में लगे रहे। शूद्र वर्ग को फिर वही झेलना पड़ा। क्या झेलना पड़ा? ब्रिटिश के, अंग्रेजों के, फिर नालियां साफ करो, गटर साफ करो, उनके टॉयलेट बाथरूम साफ करो, तो ये सारी चीजें चलती रही। ठीक है, फिर ये इतनी चलती रही कि जब देश आजाद हुआ तो जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, जब ब्रिटिश चले गए तो जितने भी संविधान निर्माता थे उनको क्या दिखा? उनको ये दिखा, हाँ सब नहीं थे लेकिन कुछ तो थे। अब जहां बहुमत जाता है वही माना जाता है। अब जैसे बीजेपी को पूरा पूरा 400 सीट नहीं मिलती है ना, लेकिन बहुमत मिल गया तो सरकार तो उसी की है ना, तो जिसको बहुमत मिल गया वही हो जाता है। ठीक है, तो सब नहीं होते हैं लेकिन बहुमत की जो बात होती है तो बहुमत का ही बोलबाला हो जाता है, बात ये। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर? इनको जब संविधान निर्माता संविधान बनाना शुरू किए तो उन्होंने देखा कि ये वर्ग फिर से मुख्य धारा से छूटा रह जाएगा। तो इसलिए फिर क्या किए? ये आरक्षण का प्रावधान करते हैं। इनकी मंशा ठीक थी, इन्होंने बोला आरक्षण को हम 10 वर्षों के लिए देंगे बस। ठीक है, कितने? सिर्फ 10 वर्ष के लिए आरक्षण को देंगे। इसके बाद ये व्यक्ति सभी मुख्यधारा में आ जाएंगे, और जब ये सभी व्यक्ति मुख्यधारा में आ जाएंगे तो हम 10 वर्षों के बाद आरक्षण को समाप्त कर देंगे।
यहां तक सब कुछ वेल एंड गुड था, अच्छा था। लेकिन फिर होता क्या है कि ये जो मुद्दा है आरक्षण का, ये क्या बन जाता है, ये राजनीतिक हो जाता है। क्लियर? तो जब ये मुद्दा राजनीतिक हो जाता है तब इसमें बुराइयां आना शुरू होती हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये था पूरा इसका पृष्ठभूमि। तो मैं उम्मीद करता हूं आरक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा सभी लोग जिसको समझ में आया है। क्लियर? तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलें, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया, डन है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ेंगे दोस्त, तो यहां पर हम फिर से आएंगे अब किस पे, अनुच्छेद 16(4)(a) पर। इसमें क्या बताया गया, तो इसमें यही बताया गया कि भाई हम पदोन्नति में अगर इनका प्रतिनिधित्व कम होगा, किसका, जो पिछड़े वर्ग हैं, तो इनका अगर प्रतिनिधित्व कम होगा तो हम इनको आरक्षण प्रदान करेंगे। फिर अनुच्छेद 16(4)(b) में क्या बोला गया, तो 16(4)(b) में बोला गया कि इसमें क्या है, जो राज्य एक वर्ष में ना भरी गई आरक्षित रिक्तियां, ठीक है, को आगामी वर्ष में भरने के लिए अलग से श्रेणी के रूप में मानने की अनुमति देती है, लेकिन 50% की आरक्षण की सीमा में इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बढ़िया से। चलिए, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो दोस्त आगे आते हैं। आगे अब कुछ चीजें समझिए। ठीक है, तो वर्ष है 1953 का। ठीक है, किसका, 1953 का। एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष होते हैं काका कालेलकर। ठीक है, कौन, काका कालेलकर, और इसको काका कालेलकर समिति भी बोला गया। तो इनके उसमें अगुवाई में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किसका, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसका काम क्या था, इसका काम था कि पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो है उसके जो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनके आप गणना करेंगे प्रतिनिधित्व का। ठीक है, किसका, प्रतिनिधित्व का, कि किन राज्यों में कैसा प्रतिनिधित्व इनका है। दूसरी बात क्या हुई, इनके उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उत्थान के लिए इनसे सिफारिशें मांगी गई। क्या मांगी गई, इनके उत्थान के लिए सिफारिशें मांगी गई। ठीक है, तो यहां पर यह हो जाता है। फिर उसके बाद 1979 में क्या होता है, एक दूसरा आयोग का गठन होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मंडल आयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, मंडल आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, बीपी मंडल। ठीक है, कौन बनते हैं, बीपी मंडल बनते हैं। इनको भी सेम चीजें दी जाती हैं, पूरा काम दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोग हैं, इनको आरक्षण का प्रावधान, और ओबीसी वर्ग, क्या लाते हैं ये, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये इसको लेकर आते हैं। ठीक है, क्या लाते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग इसमें ये लेकर आते हैं। कौन सा, ओबीसी। तो ओबीसी वर्ग को ये लेकर आते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि इनको 27% का आरक्षण दे दिया जाता है, किसमें, सरकारी नौकरियों में। क्या होता है, 27% का आरक्षण दे दिया जाता है, और कुल आरक्षण 50% जो है उससे ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, 1990 में घोषणा कर दी गई किसकी, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की, किसकी, 27% आरक्षण की। क्लियर? उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। तो ये बोलते हैं कि जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, ये किस पर होगा, आर्थिक आधार पर हो जाएगा, यानी कि जो गरीब होंगे इसमें उनके लिए। क्लियर? अब यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जन्म लेना शुरू कर देता है। ठीक है, किसका,
क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट धीरे 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 आने लगता है। और ये क्या करते हैं नरसिम्हा राव, ये और एक चीज बताते हैं कि जो गरीब वर्ग है और जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि जनरल वाले, ठीक है, तो जनरल में जो गरीब हैं, जो अभी ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या करेंगे, 10% इनको भी आरक्षण देंगे। क्या देंगे? 10% इनको भी हम आरक्षण देंगे। क्लियर? तो ऐसे में जो आरक्षण था ये इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब जितनी वैकेंसी निकलती थी, ठीक है, जितनी भी वैकेंसी निकलती थी, सारी वैकेंसी में सिर्फ आरक्षण दिखता था। ठीक है, क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ आरक्षण दिखता था। ठीक है, तो फिर एक केस होता है और उसका नाम था इंदिरा साहनी केस। ठीक है, और ये केस इस रिजर्वेशन के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जब मतलब ये कोर्ट में जब केस जाता है, ठीक है, तो कोर्ट में फिर इसमें सुनवाई होती है। ठीक है, क्या होती है? सुनवाई होती है। तो कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वैधता की जांच करता है। किसकी? वैधता की जांच करता है। किसके? आरक्षण की। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो गया था, यहां पर धीरे धीरे आरक्षण राजनीतिक हो गया था। तो जो भी पार्टी सत्ता में आती थी या फिर जो भी पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो सब वोट बैंक के लिए आरक्षण को मुद्दा बना लिए थे। तो किसी भी वर्ग को आरक्षण दे दिया जा रहा था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, ये राजनीतिक बना और फिर धीरे धीरे ये एक तरह से कुरीतियों के रूप में, एक तरह से बैड हैबिट के रूप में क्या हुई, नेताओं के अंदर घुस गई, है ना। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट फिर आगे आता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वैधता की जांच करता है कि क्या हर वर्ग को हमेशा आरक्षण देना सही है। ठीक है, तो ये चेक करते हैं कि क्या हर वर्ग में ये आरक्षण देना सही होगा। तो अब इन्होंने इसमें कुछ चीजें लाई। ठीक है, तो जो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, क्या था? 27% आरक्षण दिया गया था। इसको इन्होंने बोला कि ये वैध होगा, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर होगी। क्या होगी? क्रीमी लेयर होगी। ठीक है, अब क्रीमी लेयर क्या होता है? जैसे आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस वाले में देखा होगा, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि उस व्यक्ति के पास 4 व्हीलर नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास इतने एरिया से ज्यादा खेत नहीं होना चाहिए, या फिर इससे ज्यादा इससे ज्यादा एरिया में उसका घर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारी चीजें आई। तो सेम वैसे ही क्रीमी लेयर के लिए भी आता है कि 8 लाख से कम जिसकी इनकम होगी उसको ये आरक्षण मिलेगा। देखिए क्रीमी लेयर क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने दूध गर्म किया है ना, दूध गर्म किया, ठीक है, तो दूध गर्म करने के बाद क्या होता है कि ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है ना। तो मलाई की ये जो परत जमी, इसमें फैट ज्यादा है ना, फैट ज्यादा है। तो इसको क्या किया जाता है? फैट वाली चीजों को अलग कर दिया जाता है। इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, तो इसको हमने क्या किया? अलग कर दिया। सेम वही कॉन्सेप्ट है। जो समृद्ध हैं, ओबीसी वर्ग में जो समृद्ध हैं, ठीक है, जिनके पास आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जिनको, उन्हें हम कहां रखेंगे? क्रीमी लेयर में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ओबीसी में जो एक प्रीमियम क्लास है, जिन लोगों की इनकम वगैरह अच्छी है, जिनका भरण पोषण बढ़िया से हो रहा है, उनको यहां पर ओबीसी के 27% आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बन सबका जाता है। क्लियर? लेकिन जो यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी, है ना, किसकी? 10% आरक्षण की बात जो यहां पर की गई थी, उसको रद्द कर दिया। ठीक है, क्या किया? रद्द कर दिया। क्लियर? और एक डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और वो क्या बोला कि आरक्षण आप दीजिए। गवर्नमेंट को क्या बोला कि आरक्षण आप दीजिए, आप दे सकते हैं, लेकिन
जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी। कितनी? 50% से अधिक नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी आई, किसी चीज की 1000 वैकेंसी आती है, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 500, मैक्सिमम है ये, ठीक है, क्या है? मैक्सिमम, अधिक से अधिक 500 वैकेंसी को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। 500 वैकेंसी अनरिजर्व्ड होगी, ये इसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। क्लियर? तो इन्होंने क्या बोला? कोर्ट ने ये बोला कि आरक्षण की सीमा जो है 50% को पार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये क्या होगा? रद्द कर दिया जाएगा। अब इसका आप एग्जाम्पल देखिए क्या है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या था? आप लोगों ने सुना होगा मराठा आरक्षण की बात, न्यूज में काफी टाइम तक था। क्या था? मराठा आरक्षण, ठीक है। अब मराठा आरक्षण क्या था? तो महाराष्ट्र में, आप सबको पता है, महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं और इनकी क्या है? जनसंख्या अधिक है। क्लियर? तो सब नेताओं को पता है कि अगर हम मराठी वर्ग को हैप्पी हैप्पी मतलब ट्रीट दे ले गए, खुश कर ले गए, तो यहां पर जीत पक्की है। क्लियर? तो क्या किया इन्होंने? एक मराठा आरक्षण की बात छेड़ दी, ठीक है। और ये जितने भी ये मुद्दे होते हैं ना, इनकी आग लगाने की जो जिम्मेदारी होती है, ये नेताओं की ही होती है, ठीक है। आप कभी मत सोचना कि सामान्य वर्ग उठ के लड़ रहा है, ये हमेशा नेता के द्वारा ही किया गया रहता है, ठीक है। तो ये चीज होती है इसमें। क्लियर? तो यहां पर मराठा आरक्षण इन्होंने क्या कर दिया? दे दिया। मराठा आरक्षण दे तो दिया, लेकिन आरक्षण की सीमा पार कर गई 50% को, ठीक है। मामला पहुंच जाता है महामहिम के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एक बार में समझ नहीं आता क्या? जब हमने बोल दिया कि आरक्षण की सीमा 50% को पार नहीं करनी चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों किया आपने? और ये क्या करते हैं? ये पूरा जो मराठा आरक्षण था इसको रद्द कर देते हैं, ठीक है। कोर्ट ने क्या किया? पूरा रद्द करके इनको वापस दे दिया और बोला कि जो गाइडलाइन है मेरी, उसका पालन होना चाहिए। क्लियर? तो अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 50% आरक्षण की सीमा लागू है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। क्या बताया इन्होंने? कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए, ठीक है। इसको भी रद्द कर दिया, जो आपने कहा पढ़ा था 16(4)(a) में, ठीक है। हालांकि अगर यहां पर प्रतिनिधित्व की बात करें, किसकी? प्रतिनिधित्व की बात करें, अगर यहां पर प्रतिनिधित्व कम है, तो आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। और क्या बताया कोर्ट ने? कि ओबीसी के जो उन्नत वर्ग हैं, इनको बाहर रख दो रिजर्वेशन के, यानी कि क्रीमी लेयर लगा दो, ठीक है। फिर क्या बोले? कि जो बैकलॉग होगा, ठीक है, जो बैकलॉग होगा रिक्तियों में, उसमें कैरी फॉरवर्ड का नियम लगेगा। यानी कि जैसे मान लीजिए 1000 वैकेंसी आई, ठीक है, और किसी कैटेगरी में 10 वैकेंसी रिक्त रह गई, ठीक है, 10 पोस्ट रिक्त रह गई, तो इसको आने वाली जो वैकेंसी है इसमें जोड़ा जा सकता है, इसमें ऐड किया जा सकता है, इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये, लेकिन देखिए ऐड तो करेंगे, लेकिन फिर वही 50% का जो नियम है ये नहीं टूटेगा अब किसी भी कीमत पर। तो 50% का नियम जो है आरक्षण का, वो अब लागू हो गया तो हो गया। तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आरक्षण में 50% का नियम जो है वो लगाया गया है, ठीक है। चलिए अब आएंगे अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अस्पृश्यता का अंत। अभी मैंने आरक्षण में आपको क्या बताया था? कि जो जैसे बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, छुआछूत भी था, ठीक है। क्या था? छुआछूत भी था समाज में। लोग अपने कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, ठीक है, बर्तन नहीं छूने देते थे। गांवों में आज भी आप देखेंगे
तो इनको क्या होता है, ऐसे वर्ग को आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई सवर्ण है और कोई एससी एसटी है, ठीक है, तो गांव में आते हैं तो वो बराबर पे नहीं बैठते हैं। हालांकि यहाँ पर एक दूसरा क्राइटेरिया भी हो जाता है रिस्पेक्ट का, लेकिन फिर भी ये किसके अंतर्गत आता है, अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आया कहां से, कास्ट सिस्टम से। ठीक है, कहां से, कास्ट सिस्टम से, जाति जो व्यवस्था थी वहां से आया। क्लियर। तो अनुच्छेद 17 क्यों लाया गया, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के लिए। क्लियर। और सीधे बोला गया कि अगर अस्पृश्यता की जाती है तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। सजा आप भाई कंफर्म कर लेना, इतनी ही है या ये बढ़ चुकी है। ठीक है, इसको आपको कंफर्म करना है, ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत कर देता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या था, एक अधिनियम लाया गया था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। फिर 1976 में इसमें संशोधन भी किया जाता है। क्लियर। और लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ये अस्पृश्यता शब्द है, संविधान में या फिर किसी अधिनियम में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो एससी एसटी एक्ट है, ठीक है, एससी एसटी एक्ट आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत लाया गया कानून है। ठीक है, जिसमें क्या है कि आप जो पिछड़ा वर्ग है उसको जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं करेंगे। ठीक है, आप उनको जाति सूचक शब्द नहीं बोलेंगे। क्लियर, आगे बात समझ में क्लियर है ना ये चीजें। चलिए अब यहां पर देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे सार्वजनिक पूजा स्थल पर आप किसी को जाति के आधार पर ये नहीं बोल सकते कि तुम नहीं जा सकते हो। अब आप देखेंगे तो पहले क्या था, पहले मंदिरों में इन वर्णों को मतलब घुसने नहीं दिया जाता था कि तुम अछूत हो, तुम अंदर मत आओ। हालांकि भगवान ने ऐसा किसी को नहीं बोला। वही व्यक्ति उस ग्रंथ में पढ़कर सुनाता है कि भगवान सभी के लिए बराबर हैं, और फिर वही पंडित उठता है ग्रंथ बांच के, फिर मंदिर के सीढ़ी पर खड़ा होकर क्या बोलेगा कि आपको प्रवेश वर्जित है, आप नीची जाति के हैं। ठीक है, आई बात समझ में। क्लियर। फिर दूसरा क्या था, दुकान होटल मनोरंजन स्थल, यहां पर भी आप किसी को भी ऐसे रोक नहीं सकते हैं। क्लियर। फिर अस्पृश्यता के आधार पर आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते हैं। अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्टल हो गया, यहां पर भी ये सब सारी चीजें वर्जित हैं। तो ये सब कुछ है। कोई भी दुकानदार है वो किसी को ये नहीं बोल सकता है कि तुम नीचे जात के हो तो मैं तुमको सामान नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। अब आएंगे अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 क्या है, ये प्रावधान करता है, आर्टिकल 18 किसका, ठीक है, स्लाइड गलत लग गई है तो इसको मत पढ़िएगा। ठीक है, ये गलत लग गया है। ठीक है, ये क्या है, गलत है भाई, अब कलम भी नहीं चलेगी, काटने भी नहीं देंगे। ठीक है, ये गलत लगा है, यहाँ पर अस्पृश्यता ही लगा हुआ है, तो ये आप लोग मत पढ़ना। ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत क्यों किया गया, ठीक है, क्यों किया गया, तो आप देखेंगे आर्टिकल 18 में, तो आर्टिकल 18 के पहले क्या था, आर्टिकल 18 के पहले था कि ब्रिटिश थे। ठीक है, कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, और ब्रिटिश आप लोगों ने सुना होगा क्या है, लॉर्ड लगता था, सर लगता था। ठीक है, क्या लगता था, लॉर्ड लगता था, सर लगता था, इन सबके नाम के आगे जितने भी वायसराय आए वो लॉर्ड लगाते थे अपने नाम में, है ना, आप लोगों ने ये सारी चीज देखी होगी। क्लियर। तो क्या होता है दोस्त कि लॉर्ड और सर की जो उपाधियां हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा राजा लगता था, महाराजा लगता था, ये सारे लोग क्या थे, एक तरह से वीआईपी खुद को बना रहे थे। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ तो हमने तो क्या रखा, सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। तो सभी व्यक्ति समान कब होंगे, जब हम
वीआईपी कल्चर को समाप्त कर देंगे। और इसी वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए हम क्या ला दिए? वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए हमने लाया अनुच्छेद 18। हम क्या करेंगे? उपाधियों का उन्मूलन करेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा, सर, महाराजा, फलाना, ढिमका, ठीक है, ये सब चीजें अब यूज नहीं करेगा। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ? राज्य द्वारा उपाधि का निषेध। राज्य द्वारा उपाधि का निषेध कैसे? कि राज्य जो है ये किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगी, और उपाधि देगी तो कैसी? सिर्फ शैक्षणिक, यानी कि आप पढ़ो और उसको अर्जित करो। ठीक है, जैसे पीएचडी हो गया, तो जो व्यक्ति पीएचडी कर लेते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने लगते हैं। क्या लगाने लगते हैं? डॉक्टर लगाने लगते हैं। फिर जो व्यक्ति पढ़ लिख कर सेना में चले जाते हैं, ठीक है, तो आप अपने आगे क्या लगाते हैं? मेजर लगाते हैं, जनरल लगाते हैं, है ना? तो ये क्या है? इन्होंने इसको अर्जित किया है, इसको इन्होंने क्या किया? मेहनत करके प्राप्त किया है। पढ़ा इन्होंने, नौकरी की, प्रमोशन लिया, मेजर पर पहुंचे, सूबेदार होते हैं। तो ये सब कैसी उपाधियां हैं? सैन्य उपाधियां हैं और शैक्षणिक उपाधियां हैं। तो राज्य जो है फालतू में किसी को उपाधि नहीं देगा। कैसे देगा? शैक्षणिक आधार पर देगा, या फिर उसके उस पे देगा, काबिलियत पर। ठीक है, वो अर्जित करेगा व्यक्ति उपाधियों को। ठीक है। फिर दूसरा ये क्या था? 18(1). क्लियर? अनुच्छेद 18(1) था। अब अनुच्छेद 18(2) की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 18(2) की बात क्या है? कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जो भारत का नागरिक है, ठीक है, क्या है? भारत का नागरिक है कोई भी व्यक्ति, ये किसी विदेशी राज्य से, क्या है, किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, क्या नहीं लेगा? उपाधि नहीं लेगा। तो आप तो बोलोगे कि क्या होता है? मोदी जी जाते हैं हर जगह से सर्वोच्च सम्मान लेके वापस आ जाते हैं, तो ये कैसे है? तो देखिए आगे जब आप आएंगे तो आगे क्या बताया गया कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा अगर वो भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। तो यहाँ पर सब लोग क्या हैं? भारत सरकार के अधीन है। तो जो भी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन है, अब आप देखेंगे तो ये हमारे जो एक्टर्स वगैरह हैं, प्लेयर्स हैं, इन सबको उपाधि मिलती रहती है बाहर। तो इसके लिए क्या करते हैं? राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं। किससे? राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, और अनुमति के बाद क्या है? इनको ये उपाधि प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है? ये क्या था? अनुच्छेद 18(3). अब 18(4) पर आ जाओ। 18(4) पर क्या है? 18(4) पर जब आएंगे तो कोई भी नागरिक या फिर विदेशी, ठीक है, क्या है? कोई भी नागरिक या फिर विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अंडर में काम कर रहा है, या फिर वो किसी विश्वास के पद पर है, लाभ के पद पर है, तो वो बिना राष्ट्रपति के अनुमति की, है ना, बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के वो कहीं से भी विदेश से उपहार यानी कि गिफ्ट, पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा। क्लियर? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति का होना उस व्यक्ति के पास अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिर एक केस होता है बालाजी राघवन केस। ठीक है, ये केस स्टडीज आप लोग ना नोट करते रहना, डायरेक्टली पूछता है। तो केस स्टडी क्या है? बालाजी राघवन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या देता है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो ये क्या है? राष्ट्रीय टाइटल हैं। ठीक है, इसको भारत सरकार लोगों को प्रदान करती है। ठीक है, क्या है? प्रदान करती है। तो लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं लिखा जाएगा कि भारत रत्न डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम, ये नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौमा भारत रत्न। ठीक है, ऐसे। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये चीज होती है। हमें उपाधि कहां लिखेंगे? हम उपाधियों को लास्ट में, नाम के बाद। ठीक, यहां पर क्या बताया कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो वंश के आधार पर उपाधियां चली आ रही हैं, जैसे महाराजा, राय बहादुर, दीवान बहादुर, है ना, या फिर सर हो गया। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी उपाधियां कैसी होंगी? ये बैन होंगी। ये कैसी हैं? कुलीन दिखाया जाता है, मतलब वीआईपी व्यक्ति को बताया जाएगा कि ये व्यक्ति वीआईपी है इस उपाधि की वजह से, तो इन व्यक्तियों को ये उपाधि यूज करने की अनुमति नहीं होगी। अनुच्छेद 18 यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही ये सारी जो वंशानुगत उपाधियां हैं ये समाप्त। क्लियर बात? आगे आएंगे। आगे देखिए, प्रत्यय या फिर उपसर्ग का निषेध किया गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉमा लगाएंगे, भारत रत्न लिखेंगे, ये सही है, लेकिन नाम के आगे भारत रत्न का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें पुरस्कारों की हिस्ट्री देखेंगे तो 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत होती है। कौन कौन सी? आप जब देखेंगे तो कौन कौन सा होगा? भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। फिर 1977 में, यानी कि इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई जो है ये प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सारे पुरस्कारों को समाप्त कर देते हैं। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी वापस आती हैं और इन पुरस्कारों को ये दोबारा शुरू कर देती हैं। अब ये पुरस्कार अभी तक चल रहे हैं, लगातार ये आते रहते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। वीडियो यहाँ पर क्लास जो है वो एंड हो जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा लास्ट में, बाद में, मतलब जब क्लास खत्म होती है तो, ठीक है, कि ये कैसी लगी। और दूसरी चीज, एक बार सभी लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? इसका लिंक प्रॉपर मिल जाएगा और वहां से आप ये नोट्स जो है आराम से डाउनलोड कर सकते हो दोस्त। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अब मिलते हैं कल आप लोगों से। अब मिलेंगे हम कहां पे? स्वतंत्रता के अधिकार पे। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 19 से। ठीक है, तो कल तो जहां तक है आर्टिकल 19 ही हो पाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो 20 तक बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया डीप में पढ़ते हुए चलना है, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 अब आपको यहाँ पर कल पढ़ना है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है दोस्त? चलो फिर अब टाटा बाय बाय करेंगे। चलिए, ठीक है ना? तो सबको बढ़िया से सब कुछ समझ में आ गया है। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।